सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान से तैयारी करने वाले सभी साथियों का आरके क्लासेस केंचिया में स्वागत, अभिनंदन। पाश्चात्य नीति शास्त्र, आज हम इस वीडियो में दर्शन शास्त्र कक्षा 11 अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम अध्याय 1 और अध्याय 2 का हम अध्ययन कर चुके हैं। पाश्चात्य नीति शास्त्र ये जो पाठ है, इसमें से आपके 4-5 क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है ये, इसको आप अच्छी तरह से जरूर पढ़ें। इसके क्वेश्चन आंसर भी हम हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। पाश्चात्य नीति शास्त्र अध्याय 3। आप वीडियो को अपने दोस्तों में जो एसएसटी सामाजिक से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनमें आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सुकरात का ज्ञान एवं सद्गुण। सुकरात का ज्ञान एवं सद्गुण। नीति शास्त्र का उद्देश्य कुछ ऐसे मूल सिद्धांतों की स्थापना करना है। नीति शास्त्र का जो उद्देश्य है वह है कुछ ऐसे मूल सिद्धांतों की स्थापना करना है जिनके आधार पर मनुष्य स्वयं के प्रति एवं दूसरों के प्रति कर्तव्यों का निर्धारण कर सके, अपने एवं दूसरों के कर्मों के संबंध में उचित अनुचित का निर्णय कर सके, अपनों और दूसरों के संबंध में उचित क्या है अनुचित क्या है ये निर्णय कर सके। पश्चिमी देशों में विकसित आचार शास्त्र के उक्त सिद्धांतों को पाश्चात्य नीति शास्त्र की संज्ञा दी गई है। पश्चिमी जो देश है, यूरोपीय जो देश है, उनमें जो आचार शास्त्र यानी व्यवहार शास्त्र के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को पाश्चात्य नीति शास्त्र की संज्ञा दी गई है। पाश्चात्य नैतिक दर्शन के इतिहास का प्रारंभ यूनानी नैतिक दर्शन से स्वीकारा जाता है और यूनानिक नैतिक दर्शन पाश्चात्य नैतिक दर्शन की आधार भूमि प्रस्तुत करते हैं। यूनानी नैतिक दर्शन है वो पाश्चात्य नैतिक दर्शन की आधार भूमि प्रस्तुत करते हैं। यूनान में मनुष्य के चरित्र एवं व्यवहारिक जीवन से संबंधित समस्याओं के बारे में स्वतंत्र चिंतन ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। यूनान के अंदर मनुष्य के चरित्र एवं व्यवहारिक जो जीवन है उनकी समस्याओं से संबंधित जो चिंतन है वह कब शुरू हुआ? ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। इससे पूर्व यूनान में दार्शनिक का मुख्य उद्देश्य बाह्य जगत की व्याख्या करना ही था। मानव जीवन की समस्याओं पर व्यवहारिक दृष्टि से विचार का आरंभ सोफिस्ट, मानव जीवन की जो समस्याएं हैं उन पर व्यवहारिक दृष्टि से जो विचार करने का आरंभ हुआ वह सोफिस्ट दार्शनिकों द्वारा किया गया, जो यूनान में उस समय पेशेवर शिक्षकों के एक समूह के रूप में जाने जाते थे। सोफिस्ट्स कौन है? यूनान में पेशेवर शिक्षकों का एक समूह है जिसे क्या कहा जाता है? सोफिस्ट्स कहा जाता है। इनमें मुख्य देखो प्रोटेगोरस, हिफियास, एंटीफोन, गार्जियास आदि सोफिस्ट चिंतक थे। ये उस समय के सोफिस्ट चिंतक है। इनके नाम आपको याद रखने हैं, प्रोटेगोरस, हिफियास, एंटीफोन और गार्जियास। सोफिस्ट ने अपने युग की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार नैतिकता की व्याख्या करने का प्रयास किया। उस समय यूनान छोटे छोटे स्वतंत्र नगर राज्यों में विभक्त था। यूनान है वो उस समय छोटे छोटे नगर राज्यों में विभाजित था, जिनकी अलग अलग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था और धार्मिक विश्वास थे। सोफिस्ट विचारकों के अनुसार किसी विचार अथवा सिद्धांत के सत्य अथवा उचित होने की एकमात्र कसौटी उसकी व्यवहारिक उपयोगिता ही थी। वे ज्ञान, सद्गुण और नैतिकता को मनुष्य के व्यवहारिक जीवन की सफलता के साधन के रूप में देखते थे। यानी यूनानी जो लोग हैं वो ज्ञान को, सद्गुण को और नैतिकता को मनुष्य के व्यवहारिक जीवन की सफलता के साधन के रूप में मानते थे। इसी दृष्टि से उन्होंने तत्कालीन यूनान में जिन नैतिक सिद्धांतों को जन्म दिया वे इस प्रकार हैं। यानी सोफिस्टों ने यूनान के अंदर जिन नैतिक सिद्धांतों का प्रचलन किया या जिन नैतिक सिद्धांतों को जन्म दिया वे इस प्रकार है। देखिए, शुभ अशुभ
उचित अनुचित, सत्य असत्य सभी व्यक्ति सापेक्ष है। यानी शुभ अशुभ, उचित अनुचित, सत्य असत्य ये सभी है वो व्यक्ति सापेक्ष है, अर्थात ये सभी व्यक्ति की इच्छाओं तथा भावनाओं पर निर्भर करते हैं। इस संबंध में प्रोटेगोरस जो सोफिस्ट दार्शनिक है, प्रोटेगोरस ने कहा है मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। प्रोटेगोरस का ये कथन आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। ये कथन किसका है? प्रोटेगोरस का है। सत्य पूर्णतः वस्तुनिष्ठ है, सत्य है वो पूर्णतः वस्तुनिष्ठ है, मनुष्य के मन से स्वतंत्र शुभ सत्य न्याय की सत्ता स्वीकार नहीं की जा सकती। सुकरात, पाश्चात्य दार्शनिक सुकरात के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, यूनान के महान दार्शनिक सुकरात, जिन्हें प्लेटो के गुरु के रूप में जाना जाता है। सुकरात कौन थे? प्लेटो के गुरु थे। प्लेटो है वो अरस्तु के गुरु थे। सुकरात का जन्म 470 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ। सुकरात का जन्म कब हुआ? 470 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ। एथेंस है वो तत्कालीन यूनान का एक नगर राज्य था। एक निर्धन परिवार में इनका जन्म हुआ सुकरात का। वह सत्य के खोजी थे और विद्या अनुरागी थे। उन्होंने जीवन भर जिन सद्गुणों की शिक्षा दी उसे अपने आचरण में अभिव्यक्त भी किया। समाज में उनका सम्मान था। वह सादा जीवन व्यतीत करते थे तथा बौद्धिक दृष्टि से उच्च कोटि के विद्वान थे, वाक्पटु थे। कौन? सुकरात। वह नवयुवकों का प्रशिक्षण वार्तालाप के माध्यम से करते थे। यानी सुकरात है वो नवयुवकों को प्रशिक्षित करते थे वार्तालाप के माध्यम से, जिससे ब्रह्मवंश उन्हें सोफिस्ट समझने का प्रयास कर लिया जाता है। परंतु सुकरात का उद्देश्य सफल जीवन जीने की शिक्षा देना नहीं, अपितु लोगों में ज्ञान के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना और उन्हें सद्गुणी बनाना था। सुकरात का उद्देश्य क्या था? ज्ञान के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना और लोगों को सद्गुणी बनाना था। जीवन में सफलता को समझने के दो मार्ग है। जीवन में सफलता को समझने के कितने मार्ग बताए हैं सुकरात ने? दो मार्ग। भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति अर्थात संसारिक सुख की प्राप्ति, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति अथवा संसारिक सुख की प्राप्ति। दूसरा जो मार्ग है वह है क्षणिक व अस्थायी वस्तुओं से परे स्थायी शाश्वत पूर्ण शुभ की प्राप्ति। क्षणिक और जो अस्थायी वस्तुएं हैं उनसे हटकर के स्थायी और शाश्वत पूर्ण शुभ की प्राप्ति। ये दो मार्ग बताए गए हैं जीवन में सफलता के। तो ये आपको याद रखने हैं, दो मार्ग कौन कौन से बताए हैं। एक तो है संसारिक सुख की प्राप्ति यानी भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति, दूसरा है स्थायी और शाश्वत पूर्ण शुभ की प्राप्ति। सोफिस्ट ने प्रथम मार्ग का चुनाव किया। सोफिस्ट जो है उन्होंने प्रथम मार्ग का चुनाव किया, जबकि सुकरात ने द्वितीय मार्ग का चुनाव किया। सोफिस्ट है वो भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति या संसारिक सुख की प्राप्ति को स्वीकार करते हैं, चुनाव करते हैं, जबकि सुकरात है वो स्थायी शाश्वत पूर्ण शुभ की प्राप्ति को स्वीकार करते हैं। प्लेटो ने उसका पूर्ण अनुसरण किया है। प्लेटो ने किसका अनुसरण किया है? सुकरात का। सुकरात सत्यभाषी निर्भीक आत्म अनुशासिक थे, जिनके दर्शन का उद्देश्य स्वाभाविक सत्य की खोज करना था। सुकरात के दर्शन का उद्देश्य क्या है? स्वाभाविक सत्य की खोज करना। वह ज्ञान के प्रसार हेतु शिक्षा देते थे, परंतु दुर्भाग्यवश तत्कालीन यूनान में उन पर नास्तिकता, देशद्रोह, नवयुवकों को पथ भ्रष्ट करने का आरोप लगाया गया। तो किस पर? नास्तिकता, देशद्रोह एवं नवयुवकों को पथ भ्रष्ट करने का आरोप यूनान में लगाया गया। तो वो थे सुकरात। अभियोग चलाकर इन्हें मृत्युदंड दिया गया। सुकरात को मृत्युदंड दिया गया। देश के कानून के प्रति एक नागरिक धर्म का निर्वाह करते हुए उन्होंने इस दंड को स्वीकार किया। इस प्रकार एक सच्चे दार्शनिक जीवन का अंत।
तो सुकरात का इस प्रकार, एक सुकरात है वो एक सच्चा दार्शनिक था, इस प्रकार उनका अंत, जीवन का अंत हो जाता है मृत्यु दंड के द्वारा। उन पर आरोप लगाया गया कि वो नास्तिक थे, देशद्रोही थे और नवयुवकों को वो पथ भ्रष्ट कर रहे थे। नेक्स्ट है सुकरात की प्रमुख दार्शनिक समस्या। सुकरात की प्रमुख दार्शनिक समस्या क्या है? ये जो आप पाठ पढ़ रहे हैं, इस पाठ में से 4-5 क्वेश्चन है वो गत वर्ष के जो पेपर है उनमें आपको मिल जाएंगे, उनमें इस पाठ से क्वेश्चन पूछे गए। सुकरात के समय ज्ञान, नैतिकता, राजनीति के क्षेत्र में बौद्धिक अराजकता फैली हुई थी। सुकरात के समय ज्ञान, नैतिकता और राजनीतिक जो क्षेत्र है उसमें बौद्धिक अराजकता फैली हुई थी। सोफिस्ट दार्शनिकों के ज्ञान, नैतिकता के संबंध में व्यक्तिवादी विचार लोकप्रिय थे। सुकरात के जो विचार थे वो व्यक्तिवादी जो विचार थे वो लोकप्रिय थे। सुकरात के समक्ष चुनौती ज्ञान व आचरण की इस समस्या का समाधान ढूंढना था। उनका मानना था कि इस बौद्धिक अराजकता का कारण सत्य और ज्ञान के स्वरूप को ठीक प्रकार से नहीं समझना है। सुकरात मानते हैं कि ये जो अराजकता जो फैली हुई है इसका कारण क्या है? इसका कारण है सत्य और ज्ञान के स्वरूप को ठीक तरह से नहीं समझना। सुकरात की मानवीय बुद्धि में गहरी आस्था थी। उन्होंने, सुकरात की देखो मानवीय बुद्धि में गहरी आस्था थी। उन्होंने स्वीकारा कि मनुष्यों के अनुभव एवं विचारों में अनेकता और विविधता पाई जाती है, परंतु इसमें एकता और सर्वमान्य निर्णय धारणाओं को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जिस पद्धति को स्वीकार किया वह वार्तालाप तथा प्रश्नोत्तर पर आधारित थी। यानी सुकरात ने एकता तथा सर्वमान्य निर्णय और धारणाओं को प्राप्त करने के लिए जिस पद्धति को उन्होंने स्वीकार किया वह वार्तालाप और प्रश्नोत्तर पर आधारित थी, जिसे दर्शन शास्त्र में सुकराती पद्धति कहा जाता है। तो क्वेश्चन, सीधा सा क्वेश्चन बनता है, सुकराती पद्धति में या सुकराती पद्धति किस पर आधारित है? तो वार्तालाप या प्रश्नोत्तर विधि पर आधारित है। नेक्स्ट है सुकरात का ज्ञान और सद्गुण संबंधी सिद्धांत। तो ज्ञान और सद्गुण संबंधी जो सिद्धांत है वो किसके हैं? सुकरात। सुकरात विद्या अनुरागी थे, परंतु ज्ञान के प्रति उनका प्रेम मात्र सैद्धांतिक नहीं था, इसका व्यवहारिक पक्ष भी था। वे ज्ञान व आचरण की समस्या को एक ही मानते थे। उनका उद्देश्य लोगों को सद्गुणी बनाना था। सुकरात का उद्देश्य क्या था? लोगों को सद्गुणी बनाना था। सुकरात की नीति शास्त्र का आधार उनकी ज्ञान मीमांसा है। उन्होंने मनुष्य के लिए ज्ञान प्राप्ति को सर्वाधिक महत्व दिया। मनुष्य के लिए ज्ञान प्राप्ति को सर्वाधिक महत्व किसने दिया? सुकरात ने। वह मानते थे कि हमें जीवन में जगत के संबंध में पूरा ज्ञान नहीं है। इस संबंध में ज्ञान प्राप्त करने से पहले हमें अपने अज्ञान का बोध होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें किस बात के बारे में जानकारी नहीं है। हमें हमारे अज्ञान का बोध होना चाहिए। अपने अज्ञान को जानते हुए निष्पक्षता से किसी विषय के विभिन्न पक्षों से संबंधित विचारों को प्रस्तुत करते हुए सामान्य और सर्वमान्य परिभाषाओं, अवधारणाओं को प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने अवधारणात्मक अथवा संप्रत्यात्मक ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान स्वीकारा है। उनके अनुसार ज्ञान सिर्फ तथ्यों की जानकारी तक ही सीमित नहीं है, अपितु शुभ अशुभ, उचित अनुचित, सत्य असत्य, न्याय अन्याय आदि के भेद को ठीक ठीक समझना भी है। ज्ञान क्या है? शुभ अशुभ, उचित अनुचित, सत्य असत्य, न्याय अन्याय को ठीक ठीक समझना भी है। सुकरात न्याय क्या है, शुभ क्या है, सौंदर्य क्या है इत्यादि प्रश्न पूछते थे। इन प्रश्नोत्तर पद्धति के माध्यम से उन्होंने इन संपत्तियों का ज्ञान प्राप्त किया। ये जो संपत्ति है, तथ्य है, इनका ज्ञान प्राप्त किया जो मनुष्य की बुद्धि से प्राप्त होते हैं। उनके अनुसार बुद्धि ही मानव जीवन का संचालन करती है। तो मानव जीवन का सुकरात के अनुसार कौन संचालन करता है? बुद्धि ही मानव जीवन का संचालन करती है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए यदि किसी को शुभ का बोध है तो वह अवश्य ही शुभ कार्य करेगा। यानी किसी को शुभ के बारे में जानकारी है, बोध है, ज्ञान है, तो वह शुभ कार्य करेगा। उन्होंने ज्ञान को सद्गुण की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त माना है। सुकरात ने ज्ञान को सद्गुण की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त स्वीकारा है। प्रमुख कथन सद्गुण ज्ञान है। यह प्रमुख कथन किसका है? सुकरात का है। सद्गुण ही ज्ञान है।
क्वेश्चन कई बार इसको पूछा गया है। यह कथन किसका है? सद्गुण ज्ञान है सुकरात का। सद्गुण ज्ञान है, सद्गुण सदैव शुभ कर्म करने की आदत के रूप में जाना जाता है जो चरित्र की उत्कृष्टता है। शुभ कर्म वह है जो मनुष्य के लिए उचित तथा वांछनीय होता है। शुभ कर्म कौन सा है? जो मनुष्य के लिए उचित हो, जरूरी हो, वांछनीय हो, इसे कर्तव्य भी कहा जाता है। सद्गुण अभ्यास पूर्वक कर्तव्य पालन है। सुकरात के अनुसार सद्गुण ज्ञान की पूर्व अपेक्षा रखता है। यदि कोई न्याय, शुभ, आत्म संयम इत्यादि सद्गुणों के सच्चे स्वरूप व सार गुण को जानता है तो उसका आचरण अवश्य ही शुभ होगा। यानी यदि कोई न्याय, शुभ, आत्म संयम इत्यादि के सच्चे स्वरूप या सार गुण को जानता है तो वह उसका आचरण अवश्य ही शुभ होगा। उन्होंने अधर्म या दुर्गुण का कारण अज्ञान को माना है। सुकरात ने अधर्म या दुर्गुण का जो कारण माना है वह अज्ञान माना है। उनका मानना था कि जानबूझकर कोई भी बुराई अथवा अधर्म नहीं करता। सुकरात के उक्त सिद्धांत की अरस्तु द्वारा की गई समीक्षा के अनुसार सद्गुणी होने के लिए सद्गुणों का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, उसके अनुसार आचरण करना भी आवश्यक है। यानी सद्गुणी बनने के लिए केवल उसका ज्ञान ही होना पर्याप्त नहीं है, उसके अनुसार आचरण करना भी आवश्यक है। यह संभव है कि कोई व्यक्ति सद्गुणों का ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात भी व्यवहारिक जीवन में सदैव उसके अनुसार आचरण न करे। सद्गुण शिक्षणीय है। सद्गुण शिक्षणीय है। सुकरात का मानना था कि सद्गुण सिखाया जा सकता है। सद्गुण शिक्षणीय का मतलब है सद्गुण सिखाया जा सकता है, क्योंकि सद्गुण और ज्ञान में तारतम्य है। चूंकि ज्ञान अर्जित किया जाता है, सद्गुण भी सिखाया जा सकता है। तो सद्गुण क्या है? शिक्षणीय है। सद्गुण सिखाया जा सकता है। सद्गुण ज्ञान है, सद्गुण शिक्षणीय है, फिर है सद्गुण एक है। सद्गुण एक है। सुकरात का मानना है कि सभी सद्गुण ज्ञान स्वरूप है, अतः वे इन्हें पृथक न मानकर परस्पर पूरक मानते हैं। यानी सद्गुण एक ही है, एक दूसरे के पूरक है, उनका एकत्व स्वीकार करते हैं। सद्गुण को एक ही मानते हैं, उनका एकत्व स्वीकार करते हैं। विवेक, साहस, संयम और न्याय सभी सद्गुण ज्ञान के ही रूप है। देखो सद्गुण चार है, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से ऐसे भी पूछा गया है भी इनमें से कौन सा सद्गुण नहीं है, या सुकरात के कितने सद्गुण सुकरात ने बताए हैं, तो चार बताए हैं। चार कौन कौन से हैं? विवेक, साहस, संयम और न्याय। सभी सद्गुण ज्ञान के रूप है। ये जो विवेक, साहस, संयम, न्याय है, ये ज्ञान के रूप है। इनमें कोई विरोध नहीं है। उनका यह सिद्धांत सद्गुणों की एकता का सिद्धांत कहलाता है। यानी सद्गुण एक है। सद्गुण किसे कहते हैं? यानी सद्गुणों की एकता से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सद्गुण एक है। ये विवेक, साहस, संयम, न्याय, ये सभी सद्गुण ज्ञान के रूप में है और ये ज्ञान पर आधारित है। नेक्स्ट है इनका सद्गुण व आनंद। सुकरात ने सद्गुण व आनंद को भी पृथक स्वीकार नहीं किया है। सद्गुण और आनंद को एक ही माना है। उनका मानना था कि जहां सद्गुण है वहां आनंद होगा। जहां सद्गुण है वहां आनंद होगा। सुकरात ने सुख व आनंद में भेद नहीं किया है, परंतु उनके प्रवर्ती दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु ने बुद्धि के नियंत्रण में भावनात्मक पक्ष के संतुष्टि युक्त जीवन को आनंदमय जीवन स्वीकार किया है। प्लेटो एवं अरस्तु मुख्य सद्गुण व मध्यम मार्ग। प्लेटो और अरस्तु का मुख्य सद्गुण और मध्यम मार्ग। प्लेटो 427 से 347 ईसा पूर्व प्लेटो का जीवन काल है, यह समय है। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में एक सामंत परिवार में हुआ था। प्लेटो का जन्म कब हुआ? 427 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व 407 में वह सुकरात का शिष्य बना। प्लेटो है वो 407 ईसा पूर्व में सुकरात का शिष्य बन गया और सुकरात की मृत्यु हो जाती है 399 ईसा पूर्व में। सुकरात प्लेटो के जीवन का आदर्श पुरुष थे। सुकरात है वो प्लेटो के जीवन का आदर्श पुरुष थे। सुकरात की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से उन्हें इतनी ठेस पहुंची कि यूनानी प्रजातंत्र के प्रति उनको घृणा सी हो गई।
प्रथम राजनीतिज्ञ के रूप में उनको जीवन व्यतीत करने की इच्छा थी, परंतु अपने धर्मगुरु सुकरात के उद्देश्यों को पूर्णता देने के लिए उन्होंने राजनीति का परित्याग कर नवयुवकों के सुधार का काम अपने हाथ में लिया। अपने जीवन के अंतिम काल में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध संस्था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह इसको रट लेना, जिम्नासियम, जिम्नासियम इनकी जो एकेडमी है उसकी स्थापना की। जिम्नासियम एकेडमी की स्थापना किसने की? प्लेटो के द्वारा की गई। और अपना शेष समय दर्शन अध्ययन अध्यापन में इन्होंने व्यतीत किया। यानी इन्होंने जिम्नासियम एकेडमी की स्थापना की प्लेटो ने, और अपना जो जीवन का शेष समय था वो समय यहां पर अध्ययन अध्यापन में व्यतीत किया। प्लेटो को ग्रीक दर्शन में आदर्शवादी और पूर्णतावादी विचारक के रूप में माना जाता है। प्लेटो को ग्रीक दर्शन में आदर्शवादी और पूर्णतावादी विचारक के रूप में माना जाता है। उन्होंने अपने पूर्व काल के सभी विचारों को ध्यान में रखकर एक व्यवस्थित दर्शन तंत्र प्रस्तुत किया, जिसमें पूर्व काल के विचारों का समन्वय तो है, परंतु साथ ही एक मौलिक और श्रेष्ठ दर्शन भी है जो आज तक दर्शन के प्रेमियों की अक्षय निधि है। उसके दर्शन पर सर्वाधिक प्रभाव सुकरात का है। उन्होंने सुकरात के संप्रत्यों के सिद्धांत को विज्ञानवाद के रूप में प्रस्तुत किया। सुकरात का देखो सिद्धांत है संप्रत्यों का सिद्धांत। इस सिद्धांत को प्लेटो ने विज्ञानवाद के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर वास्तविक ज्ञान के स्वरूप को सुकरात के कथन सद्गुण ज्ञान है को समझा जा सकता है। सुकरात का ये कथन है, देखो सद्गुण ज्ञान है, इसका कथन है ये सुकरात का। मुख्य सद्गुण, प्लेटो ने नैतिक आचरण के आधार पर 4 मूल सद्गुणों को स्वीकार किया है। प्लेटो ने नैतिक जो हम आचरण करते हैं उसके आधार पर 4 सद्गुण बताए हैं, जिन्हें मुख्य सद्गुण के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार ये जो 4 सद्गुण है वे है विवेक, साहस, संयम और न्याय। इन चारों को आपको याद रखना है, विवेक, साहस, संयम और न्याय। 4 प्रकार के सद्गुण बताए हैं किसने? प्लेटो ने। सद्गुणों के संबंध में व्याख्या करते हुए प्लेटो इन्हें राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए आवश्यक मानता है। यहां प्रश्न पूछा जाएगा, प्लेटो सद्गुण को किसके लिए मानता है? राज्य के लिए, व्यक्ति के लिए, राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए। तो दोनों के लिए आवश्यक मानता है। राज्य के संबंध में सद्गुण सिद्धांत, राज्य के संबंध में सद्गुण सिद्धांत प्लेटो का देखो क्या कहता है। प्लेटो ने राज्य के नागरिकों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। प्लेटो ने राज्य के जो नागरिक है उनको 3 वर्गों में विभाजित किया है। देखो प्रथम वर्ग में कौन से नागरिक आते हैं? वे नागरिक आते हैं जो राज्य के प्रशासन का संचालन करते हैं। प्रथम वर्ग में वे नागरिक आते हैं जो राज्य का संचालन करते हैं, राज्य के संबंध में नीति निर्धारण करते हैं, कानून बनाते हैं। प्लेटो ने इस वर्ग को विशेष सद्गुण विवेक स्वीकार किया है। यानी प्रथम वर्ग का जो शासन का संचालन करता है, नीति निर्धारण करता है, इस वर्ग का विशेष सद्गुण क्या है? विवेक माना है प्लेटो ने। ये याद रखना। देखो प्रथम वर्ग विवेक, प्रथम वर्ग विवेक। द्वितीय वर्ग में वे नागरिक आते हैं जिनका उत्तरदायित्व राज्य की आंतरिक अव्यवस्था एवं बाह्य आक्रमण से रक्षा करना है। दूसरे वर्ग में प्लेटो ने 3 वर्ग बताए हैं नागरिकों के राज्य में, तो उसमें जो दूसरा वर्ग है वह यानी उसका जो कार्य है वह है आंतरिक अव्यवस्था एवं बाह्य आक्रमण से हमारी रक्षा करना। और इन नागरिकों के प्रमुख रूप से साहस सद्गुण होना आवश्यक है। द्वितीय साहस, प्रथम वर्ग विवेक। प्रथम में कौन कौन से नागरिक आते हैं? जो शासन का संचालन करते हैं, नीति का निर्धारण करते हैं। द्वितीय वर्ग में वे नागरिक आते हैं जो आंतरिक व्यवस्था और बाह्य आक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं, और उनका प्रमुख सद्गुण क्या है? साहस है। राज्य का तीसरा वर्ग व्यवसायी है। तीसरा वर्ग क्या है? व्यवसायी है, उत्पादक वर्ग है। इन नागरिकों के परिश्रम पर ही राज्य की उन्नति व समृद्धि निर्भर है। यानी तीसरा जो वर्ग है वो व्यवसायी है, और वो जो काम करता है उस पर ही राज्य की उन्नति और समृद्धि निर्भर है। प्रश्न पूछा जा सकता है,
राज्य की, प्लेटो के अनुसार राज्य की उन्नति व समृद्धि निर्भर करती है प्रथम वर्ग पर, द्वितीय वर्ग पर, तृतीय वर्ग पर। तो तीसरे वर्ग जो व्यवसायिक और उत्पादक वर्ग है। अतः इनमें संयम सद्गुण नितांत, तीसरे वर्ग में किसकी आवश्यकता है? संयम सद्गुण की आवश्यकता है। न्याय सद्गुण को प्लेटो ने व्यापक सद्गुण के रूप में स्वीकार किया है। चौथा जो न्याय सद्गुण है उसको प्लेटो ने व्यापक सद्गुण के रूप में स्वीकार किया है, जिसमें उपयुक्त तीनों सद्गुणों का समावेश होता है। जब राज्य के तीनों वर्गों के नागरिक सुव्यवस्था, सुरक्षा, समृद्धि के लिए सामंजस्यपूर्ण ढंग से अपना कार्य करते हैं तो वह राज्य न्याय सद्गुण से युक्त होता है। जब तीनों नागरिक सुव्यवस्था, सुरक्षा और समृद्धि के लिए जो सामंजस्यपूर्ण ढंग से अपना अपना कार्य करते हैं वह राज्य के लिए न्याय सद्गुण है। तो ये बहुत ही मुख्य सद्गुण वाला ये जो टॉपिक है ये बहुत ही अच्छा है, इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो का राज्य संबंधी सद्गुण का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है प्लेटो का व्यक्ति के संबंध में सद्गुण का सिद्धांत। राज्य की भांति व्यक्ति के कल्याण और आनंदमय जीवन के लिए प्लेटो ने सद्गुणों की वांछनीयता बताई है, आवश्यकता बताई है। व्यक्ति के स्वभाव के तीन पक्ष हैं। जैसे राज्य में नागरिकों को तीन वर्गों में बांटा था प्लेटो ने, इसी प्रकार व्यक्ति के स्वभाव को भी तीन पक्षों में बांटा गया है, बुद्धि, संवेग और इच्छा। प्लेटो ने व्यक्ति के स्वभाव को कितने पक्ष में बांटा है? तीन पक्ष में, बुद्धि, संवेग और इच्छा। ये याद रखना है आपको। अर्थात ज्ञानात्मक पक्ष का सद्गुण विवेक है, यानी बुद्धि या ज्ञानात्मक पक्ष का सद्गुण क्या होगा? विवेक होगा। ये याद रखना है, ज्ञानात्मक पक्ष विवेक, जो विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति का समुचित मार्गदर्शन करता है। इच्छा व संवेग को नियंत्रित करता है। संवेग अथवा भावनात्मक पक्ष, भावनात्मक जो पक्ष है उसका कौन सा सद्गुण है? भावात्मक पक्ष का सद्गुण है साहस। ये याद रखना है, भावात्मक पक्ष का सद्गुण साहस है, जो मनुष्य को सभी प्रकार के भय पर विजय प्राप्त करना सिखाता है। इच्छा का संबंध वासनात्मक पक्ष से है। वासनात्मक पक्ष का सद्गुण है संयम, जो वासनाओं पर उचित नियंत्रण स्थापित करता है। जब व्यक्ति के तीनों पक्ष अपने अपने सद्गुण के अनुसार समुचित कार्य करते हैं तो न्याय सद्गुण का उदय होता है। न्याय एक व्यापक सामाजिक सद्गुण है जिसमें अन्य सद्गुणों का भी समावेश हो जाता है। जे.एन. सिन्हा ने अपनी पुस्तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस किताब का नाम अच्छी तरह याद कर ले में, जे.एन. सिन्हा ने अपनी पुस्तक ए मैनुअल ऑफ एथिक्स में मुख्य सद्गुणों की विस्तृत कार्यों के संदर्भ में स्पष्ट किया है। विवेक सद्गुण के अंतर्गत, विवेक जो सद्गुण है उसके अंतर्गत क्या आता है? चिंतन, दूरदर्शिता, पूर्वदृष्टि और चुनाव की स्थिरता का समावेश होता है। साहस सद्गुण के अंतर्गत वीरता व धैर्य दोनों शामिल है। ये याद रखने हैं आपको, साहस सद्गुण में कौन शामिल है, विवेक सद्गुण में कौन शामिल है, इनमें से कौन सा साहस सद्गुण में शामिल नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वीरता सक्रिय साहस है जो दुख की आशंका होने पर भी अपने मार्ग का ही अनुसरण करता है। धैर्य निष्क्रिय साहस है जो अनिवार्य कष्ट को बिना हिचकिचाहट के सहन करता है। धैर्य है वो निष्क्रिय साहस है जो अनिवार्य कष्ट को बिना हिचकिचाहट के ही सहन करता है। संयम सद्गुण के अंतर्गत देखो, विवेक सद्गुण में चिंतन, दूरदर्शिता, पूर्वदृष्टि, चुनाव आता है। साहस सद्गुण में वीरता और धैर्य आता है। संयम सद्गुण में मनुष्य इंद्रियों पर बुद्धि का नियंत्रण रखता है एवं सभी प्रकार के प्रलोभनों का प्रतिरोध करता है। आत्म त्याग, आत्म स्वयं इसके अंतर्गत आते हैं। संयम सद्गुण में क्या आते हैं? आत्म त्याग और आत्म स्वयं। न्याय सद्गुण में देखो, प्रेम, शिष्टाचार, सच्चाई, प्रसन्नता व परोपकार सम्मिलित है। सभी सद्गुण व्यवहारिक बुद्धिमत्ता के विभिन्न रूप है तथा विवेक सद्गुण सबका आधार है। व्यक्ति व राज्य के संदर्भ में न्याय सर्वोच्च, व्यक्ति और राज्य के संदर्भ में न्याय सर्वोच्च सद्गुण है। संतुलित सामंजस्यपूर्ण जीवन का आदर्श इसी सद्गुण के चरितार्थ होने से प्राप्त किया जा सकता है। ये थे प्लेटो। अब है प्लेटो के शिष्य अरस्तु। प्लेटो के शिष्य अरस्तु। अरस्तु का जन्म
ईसा पूर्व 384 में यूनान के एक नगर स्टेगिरा नगर में हुआ। कब हुआ? 384 ईसा पूर्व में यूनान के स्टेगिरा नगर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम निकामैक्स मैसिडोन था और ये नरेश फिलिप के राजवेद थे। नरेश फिलिप था जो सिकंदर का पिता था, नरेश फिलिप द्वितीय, ये इसके राजवेद थे। कौन? अरस्तु के पिता निकामैक्स मैसिडोन। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने प्लेटो की एकेडमी में प्रवेश लिया और 20 वर्ष तक प्लेटो के सानिध्य में रहे। मैसिडोन नरेश के पुत्र अलेक्जेंडर सिकंदर के वह 3 वर्ष शिक्षक रहे। अरस्तु है वो सिकंदर के 3 वर्ष तक शिक्षक रहे। उन्होंने एथेंस में लाइसियम नामक संस्था की स्थापना की। अरस्तु ने एथेंस में लाइसियम नामक संस्था की स्थापना की। ग्रीक दर्शन में प्लेटो के बाद अरस्तु को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वह प्लेटो के शिष्य थे, परंतु उन्होंने स्वतंत्र रूप से सत्य का अनुसंधान किया। प्लेटो के मूल सिद्धांत से सहमति रखते हुए अनेक विचारों को अस्वीकृत भी किया। देखो, प्लेटो के मूल सिद्धांत से उन्होंने सहमति रखी, लेकिन अनेक विचारों को उन्होंने अस्वीकृत भी किया। ये लाइन अच्छी तरह आप याद करें। प्लेटो के मूल सिद्धांतों को सहमति प्रदान की अरस्तु ने और उनके अनेक विचारों को अस्वीकृत भी किया। नीति शास्त्र के क्षेत्र में उनका ग्रंथ निकोमेकियन एथिक्स, ये प्रश्न पूछा गया है। ये जो ग्रंथ है निकोमेकियन एथिक्स, ये किसका है? अरस्तु का है। पाश्चात्य नैतिक दर्शन का सर्वप्रथम व्यवस्थित ग्रंथ माना जाता है। सर्वप्रथम व्यवस्थित ग्रंथ कौन सा है? निकोमेकियन एथिक्स। क्वेश्चन पूछा गया है। संतुलन, साम्य, सामंजस्य इत्यादि यूनानी आदर्शों में उनकी पूर्ण आस्था थी। नीति विज्ञान में उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। नेक्स्ट है सद्गुण मध्य मार्ग। सद्गुण मध्य मार्ग। अरस्तु प्लेटो की भांति स्वीकार करते हैं कि बुद्धि संगत व चिंतनशील जीवन ही वास्तविक आनंद की प्राप्ति कराता है। अरस्तु है वो प्लेटो की तरह स्वीकार करते हैं कि बुद्धि संगत और चिंतनशील जीवन ही वास्तविक आनंद प्राप्त करवाता है, जो मनुष्य के लिए अंतिम शुभ है, तथा इस प्रकार के जीवन में आनंद की प्राप्ति सद्गुणों के अनुसार आचरण करने से होती है। अरस्तु के अनुसार सद्गुण मनुष्य की एक ऐसी स्थायी मानसिक अवस्था है जो निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप उसके ऐच्छिक कर्म में अभिव्यक्त होती है, जिसे बुद्धि निर्धारित करती है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, ये अरस्तु की है। इस प्रकार सद्गुण नैसर्गिक या जन्मजात प्रवृत्ति न होकर अर्जित प्रवृत्ति है। सद्गुण क्या किए जाते हैं? अर्जित किए जाते हैं, ये जन्मजात नहीं है। प्रश्न पूछा जा सकता है इससे संबंधित। जो अभ्यास पूर्वक कर्तव्य पालन का फल तथा शुभ कार्य करने की आदत के रूप में स्वीकारा जाता है। अरस्तु के अनुसार सद्गुण का संबंध ऐच्छिक कर्म से है। अरस्तु के अनुसार सद्गुण का संबंध किससे है? ऐच्छिक कर्म से है। ऐच्छिक कर्म किसे कहते हैं? ऐच्छिक कर्म वे होते हैं जिन्हें करने या नहीं करने के लिए मनुष्य क्या होता है? स्वतंत्र होता है। इस प्रकार ऐच्छिक कर्म इच्छा या भावना से निर्धारित न होकर बुद्धि से निर्धारित होते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है ऐच्छिक जो कर्म है वो किससे निर्धारित होते हैं? इच्छा से, भावना से या बुद्धि से? तो ये बुद्धि से निर्धारित होते हैं। अरस्तु के अनुसार मनुष्य में बौद्धिक व अबौद्धिक भावनात्मक पक्ष होते हैं तथा सद्गुण मनुष्य के इस भावनात्मक पक्ष को बुद्धि से नियंत्रित करता है। मनुष्य की प्रवृत्ति, संवेग तथा वासनाओं पर उचित नियंत्रण सद्गुण का उद्देश्य है। सद्गुण का उद्देश्य क्या है? मनुष्य की प्रवृत्ति, संवेग और जो वासनाएं हैं उन पर उचित नियंत्रण रखना सद्गुण का उद्देश्य है। अरस्तु के अनुसार सद्गुण अपेक्षिक मध्य अवस्था है। अरस्तु के अनुसार सद्गुण अपेक्षिक मध्य अवस्था है को ग्रहण करने का अभ्यास है, जिसके रूप को बुद्धि और व्यवहारिक ज्ञान निश्चित करते हैं। सद्गुण चुनाव की आदत है जो निरंतर तटस्थता तथा निष्पक्षता के अभ्यास से प्राप्त होती है। इसका लक्षण संयम है। सद्गुण का लक्ष्य क्या है? संयम है। वासनाओं, प्रवृत्ति व संवेगों पर बुद्धि का नियंत्रण है। वासनाओं पर, प्रवृत्ति पर और संवेगों पर बुद्धि का नियंत्रण क्या है? संयम। यह प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति, योग्यता के सापेक्ष मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। इसका निर्धारण करने में
संभव है कि मनुष्य में व्यवहारिक बुद्धिमत्ता के उचित प्रयोग का अभ्यास नहीं है, अतः यह दूरदर्शी मनुष्यों की बुद्धि द्वारा निर्धारित किया जाता है। अरस्तु ने सद्गुणों को बौद्धिक एवं नैतिक दो रूपों में बांटा है। अरस्तु ने सद्गुणों को बौद्धिक एवं नैतिक दो रूपों में बांटा है, परंतु नैतिक सद्गुण का संदर्भ तटस्थ भाव से परम तत्व के ज्ञान से है। नैतिक जीवन में भाव, संवेग, वासना इत्यादि होते हैं जिन पर विवेक का उचित नियंत्रण वांछनीय है। नैतिक जीवन में क्या होते हैं? भाव, संवेग और वासनाएं होती हैं जिन पर विवेक का उचित नियंत्रण होता है। इस प्रकार के अभ्यास से ही नैतिक सद्गुणों का विकास होता है। अरस्तु के मध्यम मार्ग को संतुलित आचार के मार्ग के रूप में समझा जा सकता है। मनुष्य में बौद्धिक व अबौद्धिक दो पक्ष है जिनमें संतुलित बौद्धिक पक्ष का मार्गदर्शन भी आवश्यक है। अरस्तु न तो वासनाओं के उन्मूलन को कहता है, न ही वासनाओं की संतुष्टि मात्र को नैतिक स्वीकारता है। भावनात्मक पक्ष पर बुद्धि के नियंत्रण के अभ्यास से हम अत्यधिक और अत्यंत दोषों से बचते हैं, क्योंकि इन दोषों में अनुभूति व क्रिया का उचित परिणाम नहीं है। साहस न तो कायरता है और न ही दुसाहस है। दानशीलता न तो फिजूल खर्ची है और न ही कृपणता है। अरस्तु इस मध्यम मार्ग से भिन्न है। यह हर व्यक्ति हर परिस्थिति में एक सा नहीं स्वीकारा जा सकता। जैसे सैनिक के लिए साहस दुस्साहस की ओर अधिक झुकाव रहता है, यह व्यक्ति की योग्यता, स्वभाव और परिस्थितियों की अपेक्षिक मध्य अवस्था का चुनाव है। विभिन्न व्यक्तियों के मध्य दशा भिन्न भिन्न होती है, यह बुद्धि द्वारा परिस्थितियों के अनुसार निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट है निकोमेकियन एथिक्स। निकोमेकियन एथिक्स की विशेषता है कि इसके निष्कर्ष किसी अतीन्द्रिय ज्ञान के ऊपर आधारित न होकर मानव जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव और विश्लेषण पर आधारित है। मानव आत्मा के बौद्धिक और अबौद्धिक दोनों पक्ष भागों में सामंजस्य द्वारा संतुलित जीवन की बात की गई है। मनुष्य की सभी क्रियाओं का उद्देश्य परम शुभ या आनंद प्राप्ति है। मनुष्य की जितनी भी क्रियाएं हैं इनका उद्देश्य क्या है? परम शुभ या आनंद की प्राप्ति है, जिसे अरस्तु ने यूडोनोमिया कहा। यह भी पूछा गया है, यूडोनोमिया किसका है? किसने कहा? अरस्तु ने। यह विचारधारा जीवन व्यतीत करने से प्राप्त होता है। यानी परम शुभ या आनंद की प्राप्ति क्या है? यूडेमोनिया। ये अरस्तु ने कहा। नेक्स्ट है इमैनुअल कांट, 1724 से 1804। 1724 से 1804 इमैनुअल कांट। पाश्चात्य नैतिक दर्शन में कांट आधुनिक युग के महत्वपूर्ण दार्शनिक माने जाते हैं। उनका जन्म जर्मनी के एक नगर कोनिग्सबर्ग में हुआ है। कोनिग्सबर्ग में किसका जन्म हुआ है? कांट का। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इसी नगर के आसपास व्यतीत किया। कांट एक प्रतिभा संपन्न दार्शनिक थे, साथ ही उन्हें पदार्थ विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूगोल का भी पर्याप्त ज्ञान था। उन्होंने वर्षों तक कोनिग्सबर्ग विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया, अध्यापन पढ़ाने का कार्य भी किया था कांट ने। कांट का जीवन बहुत सरल एवं अनुशासित था। वह वक्त का बड़ा पाबंद था। उन्हें प्रत्येक कार्य समय पर करने की आदत थी। वे जीवन में भावनाओं और इच्छाओं की अपेक्षा बुद्धि को महत्वपूर्ण मानते थे और उनकी इस जीवन पद्धति का उनके नैतिक दर्शन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। हमने पूर्व में प्लेटो और अरस्तु के नैतिक सिद्धांतों का अध्ययन किया। ये दोनों दार्शनिक मानव जीवन में बुद्धि के महत्व को स्वीकार करते हैं। प्लेटो और अरस्तु मानव जीवन में किसके महत्व को स्वीकार करते हैं? बुद्धि के महत्व को स्वीकार करते हैं। कौन? प्लेटो और अरस्तु। परंतु मनुष्य स्वभाव के भावनात्मक पक्ष, जिसमें संवेग व इच्छाएं आदि है, के सीमित भोग को ही उचित मानते हैं। कांट भी यूनानी दार्शनिकों की तरह मानव स्वभाव में बौद्धिक व भावनात्मक पक्ष का द्वैत स्वीकार करते हैं, परंतु नैतिकता का संबंध मनुष्य की बुद्धि से ही मानते हैं। मनुष्य की भावना, संवेग की इच्छा को कांट नैतिकता के क्षेत्र में स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए उसका सिद्धांत कठोर बुद्धिवाद कहलाता है। तो कांट का सिद्धांत है वो क्या कहलाता है? कठोर बुद्धिवाद का सिद्धांत कहलाता है। कांट कर्तव्य के लिए कर्तव्य, ये कांट का वाक्य देखो। कर्तव्य के लिए कर्तव्य किसका है? कैसे कै मिलाना है? कर्तव्य के लिए कर्तव्य कांट। कांट का नैतिक सिद्धांत निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत कहलाता है। कांट का जो नैतिक सिद्धांत है
वह निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत कहलाता है, क्योंकि इस सिद्धांत में कर्म को उचित तभी कहा जाता है जब वह शुद्ध कर्तव्य पालन के विचार से किया गया होता है। किसी कर्म का मूल्यांकन उससे प्राप्त परिणाम की दृष्टि से स्वतंत्र होता है। इस प्रकार कांट ने नैतिकता का परिणाम निरपेक्षवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कांट के द्वारा इस प्रकार का सिद्धांत प्रस्तुत करने के मूल में यह विचार था कि मनुष्य की इच्छाएं, भावनाएं, प्रवृत्तियां परिवर्तनशील होती है। इनका आधार इंद्रिय अनुभव होता है। इंद्रिय अनुभव पर आधारित नियम सीमित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तत्कालिक मांग के अनुरूप होते हैं। नैतिक क्षेत्र में इस प्रकार के नियमों से शुभ कार्यों हेतु सार्वभौमिक मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। नैतिकता के क्षेत्र में ऐसे नियम होने चाहिए जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत हो। नैतिकता के रूप में ऐसे नियम ही होने चाहिए जो सार्वभौमिक रूप में स्वीकृत हो। इस सार्वभौमिकता के लिए उनका मनुष्य की बुद्धि पर आधारित होना ही आवश्यक है, क्योंकि मानवीय बुद्धि ही इस प्रकार के नैतिक नियम दे सकती है जिन्हें नैतिकता के सर्वोच्च नियम के रूप में स्वीकारा जा सकता है। यानी बुद्धि को नैतिकता के सर्वोच्च नियम के रूप में स्वीकारा जाता है। नैतिकता के सर्वोच्च नियम को स्थापित करने की दिशा में कांट का पहला प्रश्न था, कौन सी ऐसी वस्तु है जो अपने आप में शुभ है। कांट का पहला प्रश्न क्या था? नैतिकता के सर्वोच्च नियम स्थापित करने की दिशा में ऐसी कौन सी वस्तु है जो अपने आप में शुभ है। हमने पहले अध्याय में जाना कि मूल्य दो प्रकार के होते हैं, साधन मूल्य और साध्य मूल्य। ठीक उसी प्रकार कुछ वस्तुएं देश, काल, परिणाम, प्रशस्ति, अपेक्षा से शुभ होती है, परंतु अपने आप में शुभ स्वतः सिद्ध साध्य होता है, अर्थात उसे किसी अपेक्षा से, किसी परिणाम की आशा से मूल्यवान नहीं कहा जा सकता। अप्रतिबंधित शुभ बिना किसी शर्त के होता है, यानी अप्रतिबंधित जो शुभ होता है वो बिना किसी शर्त के होता है। कांट का निष्कर्ष था कि शुभ संकल्प ही एकमात्र ऐसा शुभ है जो अपने आप में शुभ है। किसका है ये निष्कर्ष? कांट का, जिसे स्वतः साध्य कहा जा सकता है। जो अपने आप में शुभ है उसको क्या कहा जाता है? स्वतः साध्य कहा जा सकता है। इसका शुभ होना देश, काल, प्रशस्ति, परिणाम पर निर्भर नहीं करता, यह सर्वदा सर्वोत्तर शुभ होता है। यानी जो साध्य है, मान लो शुभ है, शुभ अगर साध्य है तो वह किसी देश, काल, प्रशस्ति से प्रभावित नहीं होता है, वह हमेशा और सर्वदा क्या रहेगा? शुभ रहेगा। कांट ने यद्यपि शुभ संकल्प की निश्चित परिभाषा प्रस्तुत नहीं की है, परंतु कांट के विचार के आधार पर इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। कांट देखो किस प्रकार परिभाषित करते हैं। शुभ संकल्प विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर आधारित संकल्प है जिसका उद्गम भावना न होकर बुद्धि है। शुभ संकल्प का उद्गम क्या है? बुद्धि है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, शुभ संकल्प का उद्गम क्या है? बुद्धि है। यह अभ्यास के द्वारा किया गया उचित संकल्प है। संकल्प दृढ़ निश्चय को कहते हैं और मनुष्य स्वभाव से संवेग, भावनाएं, इच्छाएं बौद्धिक संकल्प की पूर्ति में बाधा का कार्य करते हैं। इसलिए कर्तव्य पालन की बाध्यता को आवश्यक माना गया है। यह कर्तव्य पालन की बाध्यता स्वयं के ऊपर नैतिक नियम या कर्तव्य के प्रति सम्मान के कारण स्वीकारी जाती है और मनुष्य अपने भावनात्मक पक्ष से निरपेक्ष या स्वतंत्र रहते हुए जब शुभ संकल्प के अनुसार कर्म करता है तो वह नैतिक कर्म होता है। कांट का मानना है कि यदि मनुष्य पूर्णतः बौद्धिक प्राणी होता है तो उसके शुभ संकल्प के मार्ग में इच्छाएं, भावनाएं, प्रवृत्तियां कभी बाधा नहीं डालती। यदि मनुष्य पूर्णतः बौद्धिक प्राणी है तो उसके शुभ संकल्प के मार्ग में इच्छाएं, भावनाएं, प्रवृत्तियां कभी बाधा नहीं डालेगी। ऐसी स्थिति में बिना प्रयास के वह शुभ संकल्प करता है, परंतु मनुष्य पूर्ण बौद्धिक नहीं है, इसलिए कर्तव्य की चेतना द्वारा बाध्य होकर वह शुभ संकल्प के अनुसार कर्म करता है। पूर्ण रूपेण शुभ संकल्प सिर्फ ईश्वर का हो सकता है। पूर्ण रूप से जो शुभ संकल्प है वो ईश्वर का ही हो सकता है, क्योंकि कांट के अनुसार वह पूर्ण बौद्धिक है। शुभ संकल्प की अभिव्यक्ति बिना किसी प्रयास के स्वतः होती है, इसलिए ईश्वर का संकल्प या पवित्र संकल्प भी इसे कहा जाता है।
कांट का निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत कर्तव्य पालन की चेतना पर आधारित है, जिसमें कर्तव्य उस कर्म को करने की अनिवार्यता है जो कर्म नैतिक नियम या सिद्धांत के प्रति सम्मान की भावना से प्रेरित होकर किया जाता है। यदि प्रश्न किया जाए कि कर्तव्य का पालन क्यों किया जाए, तो उत्तर है कर्तव्य के लिए। कर्तव्य का पालन क्यों किया जाए, तो इसका उत्तर होगा कर्तव्य के लिए। कर्तव्य के लिए कर्तव्य एक आकारिक सिद्धांत है। कर्तव्य के लिए कर्तव्य क्या है? एक आकारिक सिद्धांत है, जिसमें किसी कर्म को सभी विवेकशील व्यक्तियों के लिए समान परिस्थिति में समान रूप से लागू होने की अनिवार्यता के साथ स्वीकारा जाता है। किसी परिस्थिति विशेष में यदि कोई कर्म हमारा कर्तव्य है, तो इसका अर्थ है कि सभी विवेकशील प्राणी भी इसी प्रकार से इसे स्वीकार करने की स्वतंत्र इच्छा रखते हैं। इस सिद्धांत में किसी परिणाम, परिस्थिति, उद्देश्य, रुचि के दृष्टिकोण से नियम नहीं स्वीकारा जाता। उसका नैतिक मूल्य सिर्फ कर्तव्य के लिए कर्तव्य के रूप में स्वीकार करने से है। इसे समझने के लिए हम मानवीय कर्मों की 3 परिस्थितियों पर विचार कर सकते हैं। 3 कौन कौन सी है? देखो, किसी कर्म को हम तत्कालिक संवेग, इच्छा से प्रेरित होकर करते हैं। कोई भी कर्म है, कार्य है, उसको हम संवेग या इच्छा से प्रेरित होकर के करते हैं। किसी कर्म को अपने हित के लिए सोच समझकर करते हैं। किसी कर्म को केवल कर्तव्य पालन की चेतना से प्रेरित होकर के करते हैं। तो ये 3 परिस्थितियां हैं कर्तव्य के संबंध में। उपयुक्त तीनों परिस्थितियों में कांट सिर्फ तीसरी स्थिति में किए जाने वाले कर्मों को नैतिक मानता है। शेष दोनों के नैतिक मूल्य को वह स्वीकार नहीं करता है। वह मनुष्य के स्वार्थपरक संवेगों पर आधारित कर्मों को ही नैतिक दृष्टि से अस्वीकार नहीं करता, अपितु दया, प्रेम, सहानुभूति जैसे रचनात्मक संवेगों पर आधारित कर्मों को भी नैतिक नहीं स्वीकारता। अपने नैतिक जीवन में वह मनुष्य के सभी प्रकार के संवेगों, भावनाओं की पूर्ण उपेक्षा करता है। इसलिए उसका सिद्धांत कठोर नैतिक सिद्धांत कहलाता है। कांट नैतिक नियम की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए मानते हैं कि मनुष्य द्वारा कर्तव्य पालन की चेतना से प्रेरित होकर आदेश के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसलिए उन्होंने इसे निरपेक्ष आदेश कहा है। तो ये चैप्टर पूरा हो गया। इसके बाद में इसके क्वेश्चन है, देखो, मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है। किसका कथन है? मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है। ये कथन है प्रोटेगोरस, सोफिस्ट है जो प्रोटेगोरस, उसका कथन है। प्लेटो के गुरु थे प्रोटेगोरस, गोर्जियस, सोफिस्ट, सुकरात। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात प्लेटो के गुरु थे। सुकरात ने किस प्रकार के ज्ञान को स्वीकारा? व्यक्तिगत, इंद्रिय, संप्रत्यात्मक, कल्पना आधारित। सुकरात ने किस प्रकार के ज्ञान को स्वीकारा? व्यक्तिगत ज्ञान को स्वीकारा। प्लेटो मनुष्य स्वभाव में स्वीकारते हैं। प्लेटो मनुष्य स्वभाव में स्वीकारते हैं बुद्धि, इच्छा और संवेग। अरस्तु के अनुसार ऐच्छिक कर्म का निर्धारण होता है इच्छा से, कल्पना से, बुद्धि से, स्वभाव से। ऐच्छिक कर्म का निर्धारण होता है बुद्धि से। संयम सद्गुण का अर्थ है भावनात्मक पक्ष पर नियंत्रण, बुद्धि पर नियंत्रण, उक्त दोनों पर नियंत्रण। कांट नैतिक निर्णयों का संबंध मानते हैं। कांट नैतिक निर्णयों का संबंध मानते हैं सिर्फ बुद्धि से। सद्गुणों के मध्य मार्ग का सिद्धांत दिया अरस्तु ने। सद्गुणों का जो मध्य मार्ग है, ये सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु ने। सद्गुण ज्ञान है, इसे कौन स्वीकार करता है? सुकरात। सद्गुण ज्ञान है, इसे कौन स्वीकार करता है? सुकरात। प्लेटो के मुख्य सद्गुणों की धारणा है व्यक्ति के संदर्भ में, राज्य के संदर्भ में, प्रत्ययों के संदर्भ में, उक्त दोनों के संदर्भ में, व्यक्ति और राज्य दोनों के संबंध में। तो ये पाठ हमारा कंप्लीट हुआ, पाठ नंबर 3। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।